पहला था नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड नेचर ऑफ सॉल्वेंट। तुम सॉल्वेंट सेम रखो और सॉल्यूट बदल दो, सॉल्युबिलिटी सेम रहेगी क्या? अलग अलग हो जाएगी। तुम सॉल्यूट सेम रखो, सॉल्वेंट बदल दो, सॉल्युबिलिटी सेम रहेगी क्या? तुम टेम्परेचर बदल दो, सॉल्युबिलिटी सेम रहेगी क्या? एक प्रेशर वाला टर्म भी रहता है लेकिन उसका दूध भात है यहाँ पे। समझ में आ गया? सेकेंड, गैस इन लिक्विड। गैस इन लिक्विड में सबसे सॉल्युबिलिटी के बारे में देखते हैं तो सबसे बड़ा फैक्टर आता है प्रेशर। जैसे जैसे तुम पार्शियल प्रेशर किसी गैस का सॉल्यूशन के ऊपर बढ़ाते चले जाओगे, सॉल्यूशन में उस गैस का मास बढ़ते चला जाएगा। जैसे जैसे तुम पार्शियल प्रेशर बढ़ाते चले जाओगे तो ऐसा बोल सकते हो कि पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ओवर द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ गैस इन द सॉल्यूशन। या फिर तुम इसको ऐसा बोल सकते हो कि पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ओवर द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन द सॉल्यूशन। समझ में आया क्या? फिर पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, क्योंकि सॉल्युबिलिटी क्या है बेटा? कंसंट्रेशन है, तो उसको तुम मोलैरिटी में बताओ, मोलैरिटी में बताओ, मोल फ्रैक्शन में बताओ, किसी में भी बताओ, कोई दिक्कत नहीं है। आएगी तो देख लेना। बाकी हम लोगों को हेनरी ने बताया है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ओवर द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन द सॉल्यूशन। तो हम ये चीज रट लेते हैं, पीजी इज इक्वल टू प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाऊंगा तो एक कांस्टेंट चिपकाऊंगा, ये बोलो हाँ, अरे बोलो भाई, ये हेनरीज लॉ है कि नहीं है? इसके अलावा गैसेस की जो सॉल्युबिलिटी है वो किस पे डिपेंड करती है? टेम्परेचर पे। टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी कि कम होगी? गैस की सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ती है कि कम होती है? कम होती है। कारण क्या है? क्योंकि डिसोल्यूशन ऑफ गैस हमेशा क्या होता है बेटा? एक्सोथर्मिक फिनोमिना है। मतलब जब गैस को किसी भी सॉल्वेंट में डिसॉल्व करोगे तो एनर्जी क्या होती है? बाहर निकलती है। गैस ऐसे बार बार घूम रहे हैं, समझ में आया ना? उसको तुम पानी में घोल दो तो वो पहले के रेस्पेक्ट में बाइंड हो गए कि नहीं हुए? बाइंड होने से एनर्जी रिलीज होती है, बताया था कि नहीं बताया था? तो गैसेस का पानी में घुलना क्या है बेटा? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। इसीलिए टेम्परेचर बढ़ाने से केसी क्या होगा? कम होगा, और केसी के कम होने से सॉल्युबिलिटी क्या होगी बेटा? कम होगी। बात समझ में आई कि नहीं आई? बोलो आई कि नहीं आई? बोलो आई कि नहीं आई? ठीक है। फिर ये जो KH जो है, ये जो KH है, ये KH डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है बेटा? टेम्परेचर है। बोलो हाँ। टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी कम होती है और KH के बढ़ने से भी सॉल्युबिलिटी कम होती है। तो जाहिर सी बात है कि KH और टेम्परेचर का रिलेशनशिप क्या है बेटा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला रिलेशनशिप है। बोलो हाँ। ठीक, बहुत बढ़िया। उसके बाद हम लोगों को पढ़ना, इसमें ना एनसीईआरटी में एक डाई नाइट्रोजन, तुम लोग अभी सीबीएसई में रटे भी होगे हो क्वेश्चन सॉल्व। डाई नाइट्रोजन है ना, 293 केल्विन पे है, उसके मिलीमोल्स बताना है 1 लीटर वाटर में। वो क्वेश्चन को सॉल्व करके देखना, नहीं बने तो मेरे को बताना। उसमें है कुछ नहीं, उसमें आप पहले मोल फ्रैक्शन निकालोगे और उसको मोलैरिटी में चेंज कर दोगे। ठीक है क्या? है ना? मैं अभी क्लास के एंड में वो क्वेश्चन सॉल्व करवा दूंगा। ठीक है। अब हमारा 2 पार्ट क्या हो गया है बेटा? थ्योरी कंप्लीट हो गई है। एक सॉलिड इन लिक्विड कंप्लीट हो गया है, एक हमारा क्या हो गया बेटा? गैस इन लिक्विड कंप्लीट हो गया है। अब हम लोगों को पढ़ना है बच्चे, जो आज की क्लास का स्टार्टिंग है हमारा, लिक्विड इन लिक्विड। मतलब लिक्विड लिक्विड में मिला रहेगा। क्या मिला रहेगा बेटा? लिक्विड लिक्विड में मिला रहेगा। सॉलिड लिक्विड में मिला रहेगा, वो हो गया। गैस लिक्विड में मिला रहेगा, वो हो गया। अब पूरा जितना सॉल्यूशन है ना, वो पूरा यही है। पूरा चैप्टर क्या है बेटा? यही है। क्या? लिक्विड इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड। बात समझ में आई? बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक। अब सुनो मेरी बात को ध्यान से। अगर आपको लिक्विड इन लिक्विड पढ़ना है ना, तो सबसे पहले आपको यहां पे समझना पड़ेगा कि वेपर प्रेशर क्या होता है। क्या समझना पड़ेगा बेटा? वेपर प्रेशर क्या होता है? क्या होता है वेपर प्रेशर? कोई लिक्विड है, उसके वेपर्स उस लिक्विड के ऊपर जितना प्रेशर एग्जर्ट करेंगे वो वेपर प्रेशर है। बोलो हाँ। उसके लिए भी थोड़ा सा, एक बच्चा बताता है कोई चीज को और एक कोई पढ़ा लिखा बताता है, दोनों में डिफरेंस रहता है ना। समझो वेपर प्रेशर क्या होता है। वेपर प्रेशर को समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा वोलेटाइल लिक्विड।
क्या समझना पड़ेगा बेटा? जो लिक्विड्स होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, कुछ जो होते हैं वो वोलाटाइल होते हैं, कुछ जो होते हैं वो नॉन वोलाटाइल होते हैं। वोलाटाइल लिक्विड्स को क्या बोलते हैं बेटा? वोलाटाइल लिक्विड्स किसको बोलते हैं? जिसके सरफेस वाले मॉलिक्यूल्स ना अपने सब्सटेंस जो भी ये बल्क है इसको छोड़ के ना बेटा वेपर फेज में चले जाते हैं, ऐसे सब्सटेंस को वोलाटाइल लिक्विड बोलते हैं हम लोग। क्या बोल रहे हैं? जबकि कुछ लिक्विड ऐसे ऐसे होते हैं बेटा जो तुम कितना ही टाइम रख दो उसका सरफेस लेवल कभी कम नहीं होता है। सरफेस लेवल कम हो रहा है मतलब इवोपरेशन हो रहा है। तो जिनमें इवोपरेशन होगा वो वोलाटाइल है, जिसमें इवोपरेशन नहीं होगा वो वोलाटाइल नहीं है, नॉन वोलाटाइल है। कुछ लिक्विड्स ऐसे होते हैं, कुछ ऑयल्स ऐसे होते हैं कि तुम उसको खुला रख दो, 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन वो उतने ही रहते हैं, तो नॉन वोलाटाइल है। जबकि वाटर को तुम एक काम करो, सुबह एक बकेट पानी रखो, शाम को देखना खाली हो जाएगा। तो क्या हो गया? बॉईल हो गया क्या? नहीं नहीं, बॉइलिंग तो 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे होता है। इवोपरेशन हुआ। इवोपरेशन जो होता है ना बेटा वो बिना बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंचे भी होता है, नॉर्मल टेम्परेचर पे भी इवोपरेशन होते रहता है। मतलब ये जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स हैं उसको बाहर से कहीं एनर्जी मिलती है तो अपने सरफेस को छोड़ के उड़ लेते हैं। समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? तो वेपर प्रेशर अगर आपको समझना है ना बेटा तो आपको समझना है वोलेटाइल लिक्विड्स। वोलेटाइल लिक्विड्स में क्या होता है, उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्शन होता है वो क्या होता है बेटा? कम होता है। अट्रैक्शन कम होता है तो कहीं से भी बाहर से एनर्जी मिल जाती है, तो मॉलिक्यूल्स के पास इतनी काइनेटिक एनर्जी आ जाती है कि वो अपने सरफेस को छोड़ के क्या हो जाए बेटा? बाहर निकल ले। समझ में आ गया? तो वो वोलेटाइल लिक्विड्स हैं। अब देखो ध्यान से समझो, जैसे मान लो H2O मेरा, यहाँ पे मैंने H2O ये लिक्विड लिया, मेरा वोलेटाइल लिक्विड है। अगर मैं इसको ऐसा खुला छोड़ दूंगा तो पूरा वाटर तो बाहर निकल जाएगा, मॉलिक्यूल्स वेपर जो है वो बाहर निकल जाएंगे। इसलिए मैं क्या करता हूँ बेटा? इसको कवर कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ बेटा? ऐसा कवर कर देता हूँ। बात समझ में आई क्या? अब क्या होगा, ये जो लिक्विड है ना बेटा इनमें इनमें क्या होगा बेटा? वेपराइजेशन होगा, इवोपरेशन होगा, और कुछ जो इसके वेपर्स हैं वो ऊपर चले जाएंगे और वहां जाके क्या हो सकता है बेटा कि वो कंडेंस्ड हो जाए, और कंडेंस हो जाने के बाद वो क्या हो जाए? नीचे आ जाए। देखना तुम लोग, जैसे कोई बर्तन में ऐसा पानी वानी रखा रहता है और उसको अपन ढके रहते हैं, तो जब तुम उसको हटाओगे तो पानी ऐसा जमा हुआ रहता है। समझ में आया? कंडेंस्ड फॉर्म में हो जाता है। समझ में आया? कंडेंस्ड हो जाता है, उस सरफेस पे ऊपर ही कंडेंस हो जाता है, तो फिर नीचे गिर जाएगा थोड़ी देर में। समझ में आया क्या बेटा? अगर भारी हो जाएगा तो नीचे गिर जाएगा। कुल मिला के मेरे बोलने का मतलब ये है बेटा कि अगर आप वोलेटाइल लिक्विड में इस कंटेनर को क्लोज कर दोगे तो इसमें इवोपरेशन भी होता रहेगा, कंडेंसेशन भी होता रहेगा, इवोपरेशन भी होता रहेगा, कंडेंसेशन भी होता रहेगा, इवोपरेशन भी होता रहेगा, कंडेंसेशन भी होता रहेगा। बात समझ में आई क्या? तो H2O लिक्विड जो है, ये जो H2O लिक्विड है इसमें वेपराइजेशन हो रहा है और कंडेंसेशन भी हो रहा है, दोनों प्रोसेस एक साथ चल रहे हैं। और दोनों प्रोसेस जब भी एक साथ चलेंगे तो मेरा चाहे वो कोई फिजिकल प्रोसेस हो या केमिकल रिएक्शन हो, कहां आके गाड़ी रुकेगी? इक्विलिब्रियम पे रुकेगी। और इक्विलिब्रियम पे क्या होता है? इक्विलिब्रियम पे रेट ऑफ फॉरवर्ड रेट ऑफ बैकवर्ड के इक्वल होता है। रेट ऑफ फॉरवर्ड मतलब रेट ऑफ वेपराइजेशन, रेट ऑफ वेपराइजेशन रेट ऑफ कंडेंसेशन के इक्वल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? जल्दी बताओ। रेट ऑफ वेपराइजेशन रेट ऑफ कंडेंसेशन के इक्वल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। अब देखो, पहले मैं लिक्विड लिया, फिर इसके मॉलिक्यूल्स वेपर फेज में गए, फिर कुछ कंडेंस हो गए, कुछ वेपर में गए, कुछ कंडेंस हो गए, गाड़ी चलते रही चलते रही चलते रही और थोड़ी देर बाद इक्विलिब्रियम अटेन कर लिया। जब भी इक्विलिब्रियम अटेन किया उस समय पे क्या हुआ बेटा? अमाउंट ऑफ वेपर यहाँ पे फिक्स्ड हो गए। बोलो हाँ। मतलब जो अब क्या हो रहा है? टाइम आगे बढ़ते जा रहा है, ना तो वेपर का अमाउंट चेंज हो रहा है, ना तो लिक्विड चेंज हो रहा है, लिक्विड का अमाउंट चेंज हो रहा है। बोलो हाँ। ना तो वेपर का अमाउंट चेंज हो रहा है, ना तो लिक्विड का अमाउंट चेंज हो रहा है। बोलो हाँ। तो बेटा इस समय पे इक्विलिब्रियम अटेन करने के बाद, लिक्विड और वेपर्स के बीच में इक्विलिब्रियम अटेन करने के बाद में जो ये वेपर्स हैं
ये अपने लिक्विड के ऊपर जितना प्रेशर एक्सर्ट करते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, वेपर प्रेशर। मतलब वेपर जितना प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं वो वेपर प्रेशर, ठीक है। लेकिन कब? इक्विलिब्रियम अटेन करने के बाद। इक्विलिब्रियम अटेन करने के बाद जितना वेपर है ना बेटा एग्जर्ट प्रेशर एग्जर्ट करेंगे ओवर दी सॉल्यूशन या ओवर दी है ना लिक्विड, उसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, वेपर प्रेशर। समझ में आया? अब ध्यान से इधर देखो, पहले लिखना बाद में। H2O लिक्विड, H2O वेपर, इनके बीच में इक्विलिब्रियम अटेंड हुआ। मैं केपी इसका लिखता हूं, क्या लिखता हूं बेटा, केपी लिखता हूं। तो मैं इसका प्रेशर लूंगा, H2O वेपर का प्रेशर लूंगा, बोलो हाँ, और डिवाइड बाय मुझे प्रेशर H2O लिक्विड का लेना चाहिए, लेकिन वो तो लिक्विड है तो उसका तो 1 ले लूंगा, बोलो हाँ। तो केपी किसके बराबर हुआ बेटा, H2O वेपर के प्रेशर के बराबर हुआ, और ये फिक्स रहेगा। जब तक इक्विलिब्रियम को तुम डिस्टर्ब नहीं करोगे तब तक ये फिक्स रहेगा। यही तो प्रेशर वेपर प्रेशर है, बोलो हाँ। यही प्रेशर तो वेपर प्रेशर है। मैं क्या बोला, वेपर प्रेशर। इक्विलिब्रियम अटेन करने के बाद लिक्विड के वेपर जितना प्रेशर एक्सर्ट करेंगे इस सॉल्वेंट के ऊपर, वही तो क्या है, वेपर प्रेशर है। तो ये जो प्रेशर है ये वेपर प्रेशर है कि नहीं है? कौन कौन एग्री करता है? हाथ ऊपर करो, जल्दी हाथ ऊपर करो, कौन कौन एग्री करता है? सब करते हैं। किसी को कोई तकलीफ हुई क्या? बोलो, अरे तकलीफ है तो बताओ। नहीं है? हाँ बेटा, बेटा देखो, इक्विलिब्रियम हम जब पढ़ते हैं ना बेटा, तो हम लोग एक्टिव मास लेते हैं। प्योर सॉलिड जब हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग जैसे लिक्विड सॉल्यूशन लेते हैं तो हम क्या करते हैं, प्योर सॉलिड या प्योर लिक्विड का 1 ले लेते हैं, 0 नहीं ले सकते। समझ में आया? वैसे ही जब हम लोग क्या करते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैलकुलेट करते हैं इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, तो हम क्या करेंगे, लिक्विड का या सॉलिड का क्या कर लेंगे, 1 ले लेंगे। तो मैंने यहाँ पे, ये तो प्योर लिक्विड था, इसका क्या प्रेशर निकालूंगा, तो मैं इसका क्या कर लूंगा, 1 ले लूंगा। बात समझ में आई क्या बच्चों? आई क्या? और किसी को कोई परेशानी, दुख, बोलो, किसी को कोई दिक्कत है? नहीं है? तो मेरे को यहां से समझ में आया बेटा कि केपी जो है, केपी ही वेपर प्रेशर है। किसी लिक्विड का किसी टेम्परेचर टी पे जो केपी आएगा वही क्या है बेटा, वेपर प्रेशर है। और इस बात को देखने से आगे बहुत सारी चीजें आएंगी, वहां पे मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। जैसे पहली परेशानी, वेपर प्रेशर और केपी में जो है वो रिलेशनशिप क्या है। तो देखो, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, अगर मैं क्या करूंगा बेटा, टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा, तो केपी बढ़ेगा कि कम होगा? टेम्परेचर बढ़ाने से केपी बढ़ेगा कि कम होगा, जल्दी बताओ। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि क्योंकि वेपराइजेशन हमेशा एंडोथर्मिक फिनोमिना है। वेपराइजेशन एनर्जी लेके होता है, कभी देके नहीं होगा। तो वेपराइजेशन अगर एंडोथर्मिक फिनोमिना है तो टेम्परेचर बढ़ाने से केपी बढ़ेगा। एंडोथर्मिक है, बात समझ में आ रही है ना बेटा? भाई एनर्जी लेगा तब तो ऊपर जाएगा, तब तो उड़ेगा। तुम क्या करते हो, वेपराइजेशन करवाने के लिए बकेट को धूप में रखते हो ना, कि धूप से अंदर लेके आ, तो नहीं नहीं मेरे को वेपराइजेशन अभी बढ़ाना है। बात समझ में आ रही है क्या? तो टेम्परेचर बढ़ाने से केपी क्या होगा बेटा, बढ़ेगा। और केपी बढ़ रहा है मतलब वेपर प्रेशर बढ़ेगा। बात समझ में आई क्या? ये पहला रिजल्ट तुमको समझ में आना चाहिए कि टेम्परेचर बढ़ाने से वेपर प्रेशर इंक्रीज होता है। वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। मैं चाहता तो बिना ये सब बताए भी मैं डायरेक्टली बोल देता कि वेपर प्रेशर बेटा टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन वो फीलिंग नहीं आती कि क्यों होता है, ये तुमको समझ में नहीं आता। अब शायद तुमको समझ में आएगा कि वेपर प्रेशर और टेम्परेचर का जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला रिलेशनशिप है वो क्यों है। वो इसीलिए है कि केपी ही वेपर प्रेशर है। समझ में आया क्या बेटा? समझ में आया क्या? बोलो। दूसरी बात, एक बात बताओ बेटा, जैसे मेरे पास कोई रिवर्सिबल रिएक्शन है, मैं थोड़ा सा लूं या ज्यादा लूं, थोड़ा सा लूं या ज्यादा लूं, दोनों के केस में केपी अलग अलग आएगा क्या? केपी तो डिपेंड करता है सिर्फ टेम्परेचर पे, सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है ना, बोलो हाँ, सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो अगर मैं टेम्परेचर चेंज नहीं कर रहा हूं तो मैं थोड़ा सा वाटर लूं या बहुत सारा वाटर लूं, उसका केपी सेम रहेगा। अगर उसका केपी सेम रहेगा
तो मतलब मैं कटोरी में पानी लूं, बकेट में पानी लूं, टब में पानी लूं या बहुत बड़े कंटेनर में पानी लूं, सबके लिए वेपर प्रेशर क्या आएगा? सेम आएगा। तो वेपर प्रेशर कौन सी प्रॉपर्टी बन गई? इंटेंसिव की एक्सटेंसिव? तो वेपर प्रेशर इंटेंसिव प्रॉपर्टी है बेटा, मतलब क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करेगा कि आपने कितना पानी लिया है या कितना वोलाटाइल लिक्विड लिया है उस पे। देखो अचानक से पूछता ना तो तुम लोग बिल्कुल बोलते सर, मैं बोलता कि अगर ज्यादा पानी ले लूंगा तो ज्यादा वेपर बनेगा, तुम लोग बोलते हाँ। बोलते कि नहीं बोलते बताओ? लेकिन अब तुमको समझ में आया कि ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। तुम कितना भी लो, उस लिक्विड का वेपर प्रेशर उतना ही आएगा उस टेम्परेचर टी पे। जब टेम्परेचर बदलोगे तभी बदलेगा। तो वेपर प्रेशर बदलने के दो कारण है, मतलब दो फैक्टर्स है, या तो पानी या तो लिक्विड ही बदल दो, दूसरा टेम्परेचर बदलो, तीसरे किसी में इतना दम नहीं है जो वेपर प्रेशर को चेंज कर पाए। समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? तो एक, अगर मैं आपको बोलूं कि कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं वेपर प्रेशर को, तो सिर्फ दो। एक नेचर ऑफ दी सॉल्वेंट या नेचर ऑफ द लिक्विड, दूसरा टेम्परेचर। किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर किसी टेम्परेचर टी पे डिफाइन कब होगा बेटा? जब वो लिक्विड और उसके वेपर इक्विलिब्रियम अटेंड कर ले। नहीं तो बदलते रहेगा तब तुम क्या करोगे? थोड़ी देर में 2 एटमॉस्फेयर, फिर 3 एटमॉस्फेयर, फिर 5 एटमॉस्फेयर। जब इक्विलिब्रियम अटेंड कर लेगा तो 4 टाइम आगे बढ़ता रहेगा, लेकिन वेपर प्रेशर नहीं बदलेगा। तो जिस टाइम पे वो लिक्विड और वेपर इक्विलिब्रियम अटेंड कर लेते हैं, उस समय पे जो वेपर प्रेशर होता है बेटा किसी लिक्विड का, है ना, सॉल्यूशन के ऊपर या लिक्विड के ऊपर, उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा? वेपर प्रेशर बोलते हैं। यहां तक किसी को समझ में नहीं आया तो बता दो बेटा, आगे। आभा, आशीष, चलो हो गया क्या? आगे बढ़ जाऊं? लिख लिए? अब ना बेटा देखो, किसी प्योर लिक्विड ए का, ये मेरे पास कोई लिक्विड ए है, क्या है? और ये वोलाटाइल है, क्या है? अब मैं बार बार कवर नहीं करता, तुम लोग समझ जाना कवर किया हुआ है, नहीं तो लिक्विड्स भाग जाएंगे, कोई वेपर प्रेशर नहीं, सब खत्म। समझ में आ गया? अब मान लो किसी टेम्परेचर टी पे मैं वेपर प्रेशर कैलकुलेट करूंगा, तो इसका वेपर प्रेशर देखो, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए एट टी, ये मेरे को अच्छा लगता है इसलिए लिखता हूं क्या एट टी? नहीं, ये बदल जाएगा तो वेपर प्रेशर भी बदल जाएगा, इसीलिए इसको लिखा हूं मैं। समझ में आया? और ये लिक्विड ए क्यों लिखा हूं? क्योंकि ये भी बदल जाएगा तो वेपर प्रेशर बदल जाएगा। तो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए एट टी कैसे रिप्रेजेंट करता हूं बेटा इसको? पी नॉट ए से या पी नॉट ए से। समझ में आया क्या? ये इसका मतलब ये है कि लिक्विड प्योर है और किसी टेम्परेचर टी पे उसका वेपर प्रेशर इतना है। समझ में आ रहा है क्या बच्चों? समझ में आ रहा है क्या बेटा? अगर कोई दूसरा लिक्विड भी होगा जो कि वो भी वोलाटाइल होगा, तो उसको कैसे लिखूंगा बेटा? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड बी एट टेम्परेचर टी क्या हो जाएगा? पी नॉट बी या पी नॉट बी। समझ में आ रहा है क्या? समझ में आ रहा है क्या बच्चों? बोलो। तो किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर कैलकुलेट किया जा सकता है टेम्परेचर टी पे, और उसको बताया कैसे जाता है? पी नॉट लगा है, मतलब प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर बताया जा रहा है, प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर। समझ में आया क्या? आया क्या? आया क्या? बोलो। अब अगर मेरे पास दो वोलाटाइल लिक्विड का मिक्सचर है, क्या है बेटा? दो वोलाटाइल लिक्विड का मिक्सचर है, जैसे ये है सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड ए
एंड लिक्विड बी। अगर लिक्विड ए और लिक्विड बी दोनों का मिक्सचर यहां पे रखा हुआ है बेटा, तो जाहिर सी बात है कि सरफेस पे भी दोनों ही मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे, ए के भी और बी के भी। बोलो हाँ, बोलो बेटा। तो दोनों के ही मॉलिक्यूल्स वेपर फेज में भी जाएंगे, बोलो हाँ। तो यहाँ पे दो बातें हमको बहुत ध्यान में रखनी है। एक तो अगर मैं यहाँ पे जो प्रेशर कैलकुलेट करूंगा वो आएगा पी टोटल, मतलब पी टोटल मतलब ए के कारण भी और बी के कारण भी, दोनों का मिला के जो इफेक्ट है वो मेरे को यहाँ पे मिलेगा। और यहाँ पे जब मुझे बोला जाएगा नहीं मेरे को ए का ही प्रेशर बताओ, तब मैं उसको वेपर प्रेशर ऑफ ए नहीं बोलूंगा, मैं क्या बोलूंगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ ए। क्या बोलूंगा बेटा? पार्शियल प्रेशर ऑफ ए। और यहाँ पे नॉट हट जाएगा, क्या हो जाएगा? नॉट हट जाएगा। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ, अब क्या बोल रहा हूं? अब लिक्विड नहीं बोल रहा हूं, अब कंपोनेंट बोल रहा हूं। क्या बोल रहा हूं? कंपोनेंट। क्यों? क्योंकि सॉल्यूशन से ये जो सॉल्यूशन बना है, ए उसका एक कंपोनेंट है, बी उसका एक कंपोनेंट है। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए इन सॉल्यूशन एट टी, और पीबी किसको बोलूंगा बेटा? पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट बी इन सॉल्यूशन एट टी। और एक चैप्टर आता है बेटा क्लास 11th में, स्टेट्स ऑफ मैटर, वहां पे एक लॉ है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। क्या है? डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर में हमको ये बताया जाता है कि पार्शियल प्रेशर का जो सम होता है वो टोटल प्रेशर के बराबर होता है। तो यहां पे मैं बोल सकता हूं कि ये जो पी टोटल आ रहा है, ये पीए और पीबी का क्या होगा बेटा? सम जो रहेगा वो पी टोटल होगा अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। इतनी बात जिसको समझ में नहीं आई वो मेरे को बताओ कि समझ में नहीं आई और कहां समझ में नहीं आई। किन दोनों में डिफरेंस बेटा? ये दोनों, ये वाला, अरे ये बेटा क्या है, जैसे मेरा नाम सिद्धार्थ है, मेरा और भी कोई घर वाले कुछ और भी बोल सकते रहूंगा, तो मैं वही, एक्सप्रेशन का तरीका अलग अलग है यार। कोई नॉट को इधर लगा दिया तो खुश हो गया, किसी को इधर लगाने से खुश हो जाता है। अरे सेम ही चीज है, पी नॉट भी यही वाला तुम कर सकते हो, बुक्स में ऐसे ही वाला लिखा रहता है। प्योर, प्योर नॉट लगा हुआ है मतलब प्योर लिक्विड, और ऐसे पीए पीबी पीसी तो सब सॉल्यूशन के अंदर है, पार्शियल प्रेशर है वो प्योर नहीं है, वो प्योर हाँ बेटा बोल। स्टैंडर्ड, देखो स्टैंडर्ड प्रेशर, देखो नॉट लगा हुआ है तो तुम उसको स्टैंडर्ड बोल दोगे, लेकिन क्या होता है ना, स्टैंडर्ड की कब हम लोग बात करते हैं बताऊं बेटा? स्टैंडर्ड देखो जैसे कि मैं इसी टेम्परेचर पे लूंगा वो स्टैंडर्ड है, लेकिन यहां पे ऐसा कोई रूल नहीं है। यहाँ पे प्योर लिक्विड के वेपर प्रेशर को क्या बोलेंगे बेटा? वेपर प्रेशर। तो यहाँ पे कोई टेम्परेचर टी बदलते रह सकता है। स्टैंडर्ड कब बोलते हैं? जब मैं 293 पे ही लूंगा तो उसी को स्टैंडर्ड बोलूंगा। समझ में आया? अब ये सिर्फ क्या है बेटा? वेपर प्रेशर है, और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? पी नॉट ए। अब आपको 293 केल्विन पे भी क्वेश्चन आ सकता है, 290 पे भी आ सकता है, 273 पे भी आ सकता है, 300 केल्विन पे भी आ सकता है। तो 300 केल्विन पे भी ये डिफाइंड है, किसी भी टेम्परेचर पे ये आप पी नॉट ए पी नॉट बी लिख सकते हो, बस क्या होना चाहिए? प्योर होना चाहिए। समझ में आया क्या? बोलो बोलो। और किसी को कोई समस्या? कोई समस्या नहीं? समस्या आते रहनी चाहिए बेटा, डिस्कशन होते रहना चाहिए। तो सिप्टेन, अगर मैं लिक्विड सी ले लूंगा तो उसका वेपर प्रेशर टी टेम्परेचर पे कैसे लिखूंगा? अगर मैं प्योर लिक्विड सी लूंगा किसी टेम्परेचर टी पे, अगर मैं डी लूंगा तो
और अगर यहाँ पे 3 सॉल्यूशन 3 अलग अलग लिक्विड मिला हो रहेगा तो पी टोटल कैसे लिखूंगा? अगर 4 होगा तो अब इतना तो ठीक है, इतनी तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अब दिक्कत ये है कि मुझे बताओ कि पीए की वैल्यू कितनी है, पीए कितना होगा, पीबी कितना होगा या पीसी कितना होगा, पार्शियल प्रेशर कितना होगा, ये मुझे कैलकुलेट करना सीखना है। और ये हमको बताया किसने? रॉल्स भाई साहब ने बताया है। किसने बताया है? रॉल्स भाई साहब ने बताया है। क्या बताया है, कैसे बताया है, उसको देखो। अभी तक हम अभी नामकरण देख रहे थे, अच्छा ये पी नॉट ए है, अच्छा ये पी नॉट बी है, दोनों को सॉल्यूशन में मिला दोगे तो पी नॉट ए पी नॉट बी नहीं बोलोगे, फिर ये क्या होगा बेटा? पी ए होगा और पीबी होगा, पी नॉट ए और पी नॉट बी नहीं होगा, अलग अलग होगा। उसका कारण हमको अभी देखना है। समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? चलो देखें। तो रॉल्स लॉ को यहाँ पे अच्छे से साफ सुथरा प्रेम से बाद में लिखेंगे, पहले कुछ चीजें समझते हैं, ठीक है क्या? देखो, जब मैं प्योर लिक्विड ए लिया ना बेटा, बोलो हाँ, प्योर लिक्विड ए था, तब उसका वेपर प्रेशर कितना था? पी नॉट ए। कितना था? कोई दिक्कत? उस समय पे क्या था, पूरे उसके सरफेस पे सिर्फ ए के ही मॉलिक्यूल छाए हुए थे। पूरा साम्राज्य किसका था? ए लिक्विड का। अब उसमें मैं थोड़ा सा बी डाल दिया, लिक्विड बी डाल दिया। अब मैं ये चैप्टर पढ़ रहा हूं सॉल्यूशन, तो लिक्विड ए और लिक्विड बी मिला के क्या बना है? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में एक बहुत खूबसूरत बात यह है कि वहां पे जब किसी भी दो अलग अलग सब्सटेंस का सॉल्यूशन बनता है तो होमोजीनियस मिक्सचर होता है। क्या होता है? मतलब हर जगह हर पार्टिकल की डेंसिटी या दूसरे टर्म्स में बोलूं कंसंट्रेशन सेम रहता है। तुम इतने से का लोगे तो भी वही रहेगा, इतने सारे का लोगे तो भी वही रहेगा। नीचे कोई कॉर्नर पे देखोगे कंसंट्रेशन तो भी वही रहेगा, उधर किसी कॉर्नर पे देखोगे तो भी वही रहेगा, सरफेस पे वही रहेगा, बीच में बल्क में वही रहेगा और नीचे सरफेस पे भी वही रहेगा। मतलब तुम कहीं पे भी चले जाओ, किसी दूसरे सब्सटेंस का जो कंसंट्रेशन है, अमाउंट पर यूनिट वॉल्यूम या अमाउंट विथ अमाउंट ऑफ अनदर सब्सटेंस, जिसको हम लोग सॉल्वेंट बोलता हूं, वो हमेशा कांस्टेंट आएगा। तो जो जैसी मैंने लिक्विड बी डाला तो ये लिक्विड भी पूरा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया, बोलो हाँ। तो सरफेस पे भी तो चला गया ना, तो सरफेस पे लिक्विड बी ऑक्यूपाई कर लिए, कुछ जगह से ए को हटाए और खुद आ गए। आई बेटा बात समझ में? इसका फ्रंट व्यू देखो ऐसे, ये पहले सिर्फ लिक्विड ए था, जैसी मैं लिक्विड बी मिलाया, थोड़ा सा मिलाया तो थोड़ा सा बी आ गया। मैं बी मिलाते चला जाऊंगा तो पूरे सॉल्यूशन में बी का कंसंट्रेशन बढ़ता चला जाएगा, बोलो हाँ। तो इस सरफेस पे भी बढ़ता चला जाएगा, बोलो हाँ। अब ये जो इवापोरेशन है या वेपराइजेशन है, ये सरफेस फिनोमिना है बेटा। जितना ज्यादा बी ऑक्यूपाई करता जाएगा वैसे वैसे बी का वेपर फेज में जाने की टेंडेंसी बढ़ती जाएगी। ए का कंसंट्रेशन जो है वो सरफेस पे कम होता जाएगा, तो ए का वेपर फेज में जाने की टेंडेंसी भी क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। समझ में आया? पहले मैं बी थोड़ा सा मिलाया था तो ए का कंसंट्रेशन थोड़ा सा कम हुआ था और बी का कंसंट्रेशन थोड़ा सा बढ़ा था, तो पी नॉट ए जो है, मतलब जो पीए है, वो थोड़ा सा कम हो गया था, थोड़ा सा लिक्विड बी मिलाने पे। और मैं लिक्विड बी मिलाता चला जाऊंगा तो कंसंट्रेशन ऑफ बी बढ़ता चला जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ ए कम होता चला जाएगा, तो ए का वेपर फेज में जाने की टेंडेंसी कम होती जाएगी, तो पीए भी क्या होता चला जाएगा? कम होता चला जाएगा। और जैसे जैसे बी मिलाते जाऊंगा कंसंट्रेशन ऑफ बी बढ़ता चला जाएगा, बी का वेपर फेज में जाने की टेंडेंसी बढ़ती चले जाएगी, तो पीबी भी क्या होता चला जाएगा? तो कुल मिला के राउल्स ने इसको एकदम सीधे शब्दों में बोला कि भाई किसी भी सॉल्यूशन में किसी भी कंपोनेंट का जो पार्शियल प्रेशर अगर तुमको कैलकुलेट करना है ना, तो तुम ये बात याद रखो कि उस सॉल्यूशन में उस कंपोनेंट का कंसंट्रेशन जितना ज्यादा होगा
वेपर फेज में उस कंपोनेंट के जाने की टेंडेंसी ज्यादा होगी। अगर कंसंट्रेशन कम होगा तो वेपर फेज में जाने की टेंडेंसी कम होगी। सिंपल। तो उन्होंने बोला कि पार्शियल, जैसे अगर आप एक सॉल्यूशन ले रहे हो बेटा ए और बी का, है ना, सॉल्यूशन है ना बेटा ऑफ ए एंड बी, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। एक्चुअल में कंसंट्रेशन लेना चाहिए, लेकिन मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में लेना ज्यादा कन्वीनियंट होता है, उसमें न्यूमेरिकल ज्यादा इजी होती है, तो हम इसमें ले लेते हैं। तो पी ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड पी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। बस कांस्टेंट चिपकाएंगे। तो एक बार बताओ, जब मैं मोल फ्रैक्शन ऑफ ए को 1 लूंगा तो पी ए किसके बराबर रहेगा? पी नॉट ए के बराबर रहेगा ना। तो देखो ना, ये देखो, ये मैं मोल फ्रैक्शन क्या ले लिया बेटा, इसको 1 ले लो तो पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए। तो इसीलिए कांस्टेंट क्या ले लिया गया? पी नॉट ए ले लिया गया। जैसे जैसे मोल फ्रैक्शन, तो उसकी सबसे बड़ी वैल्यू 1 होती है और सबसे छोटी वैल्यू 0, तो 1 से 0 वेरी करता है ना, तो ये भी उसी प्रोपोर्शन में वेरी करेगा। समझ में आया? इसीलिए मोल फ्रैक्शन लिया गया है। तो पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए और पी बी इज इक्वल टू पी नॉट बी इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। इतनी बात तुमको समझ में आई कि नहीं आई? अगर मैं मोल फ्रैक्शन ऑफ बी को 1 कर दूंगा तो तुम जानते हो प्योर लिक्विड बी का प्रेशर कितना होगा? पी नॉट बी। तो देखो ना, पी बी पी नॉट बी के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्योंकि बेटा जो जो वेरी कर रहे हैं ना, वो फ्रैक्शन 1 से 0 वेरी कर रहे हैं। इसीलिए सबसे अच्छा तरीका क्या है? फ्रैक्शन लेना। इसके अलावा हम परसेंटेज भी ले सकते थे, लेकिन फिर पार्शियल प्रेशर की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आती, परसेंटेज वाली वैल्यू आती। इसीलिए हम लोगों ने फ्रैक्शन लिया है। मोल फ्रैक्शन से प्योर स्टेट में जितना, उस लिक्विड के प्योर स्टेट में जितना वेपर प्रेशर होता है, उसको मल्टीप्लाई करने पे उस सॉल्यूशन में उस लिक्विड का, उस कंपोनेंट का कितना पार्शियल प्रेशर आएगा, ये कैलकुलेट हो जाता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? बोलो बोलो, आई कि नहीं आई? तो पीए या पीबी या पीसी या पीडी या इथाइल अल्कोहल और मिथाइल अल्कोहल में मिथाइल अल्कोहल का पार्शियल प्रेशर, बेंजीन टोल्यूइन में बेंजीन का पार्शियल प्रेशर, या किसी भी दूसरे दो अलग अलग वोलेटाइल लिक्विड्स में किसी एक का पार्शियल प्रेशर निकालने के लिए आप हमेशा क्या करोगे? उस लिक्विड में, उस लिक्विड का जो मोल फ्रैक्शन है और उसके प्योरेस्ट फॉर्म में जो वेपर प्रेशर है, उससे क्या करोगे? मल्टीप्लाई कर दोगे, तो पार्शियल प्रेशर आपको मिल जाएगा। बात समझ में आई क्या? बोलो आई क्या? बोलो आई क्या? और डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर से हमको पता है कि पीए जो है, पीए और पीबी को ऐड करने पे पी टोटल आता है। तो देखो यहाँ पे पी ए मतलब पी नॉट ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, पी बी मतलब पी नॉट बी इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? पी टोटल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पी टोटल हो जाएगा। तो ये तुमको समझना है, इतना तुमको आना चाहिए। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? रॉल्स लॉ बोलते हैं। ठीक है, फास्ट हो रहा है क्या? ठीक है, किसी को कोई परेशानी, दिक्कत, समस्या? सॉल्व कर लो, एकदम बेसिक सा चिल्लर क्वेश्चन है। ये चिल्लर क्वेश्चन है, आप लोग अपनी कॉपी में लिख के, है ना, उद्धार करो रॉल्स लॉ का। एकदम डेसिमल वेसिमल में निकालने की जरूरत नहीं है भाई, यहाँ सिर्फ सॉल्व करके लिख दो।
कोई समस्या है क्या ये राउल्स लॉ में? पीए जो है वो क्या हो जाएगा बेटा? पी नॉट ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, बोलो हाँ। पी नॉट ए 200 mm है और मोल फ्रैक्शन ऑफ ए क्या होगा? देखो 10/14, बोलो हाँ। Na/n टोटल ना? अरे हाँ बोलो ना, अच्छे से हाँ बोलो ना। तो क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए 10 और नीचे 10 + 4, बोलो हाँ। तो ये हो जाएगा बेटा 200 इंटू 10/14, ये 5/7, तो ये क्या हो जाएगा? 10,000/7, बोलो हाँ। बोलो हाँ। हाँ अच्छा 1000, ठीक है। 1000/7 हो जाएगा, बोलो हाँ। ठीक है। अब पीबी कैसे निकलेगा बच्चों? पी नॉट बी इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। पी नॉट बी कितना है बेटा? 100 mm। मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कैसे निकलेगा? 4/14, फिर ये 2 और ये आपका 7, तो ये कितना हो जाएगा बेटा? 200/7। अब 1000/7 और 200/7, 1200/7, ठीक है। तो पी टोटल क्या हो जाएगा बच्चों? एकदम इजी था, बोलो तकलीफ हुई? हुई क्या? नहीं हुई। तो ये हो जाएगा 1200/7। सबसे बेसिक क्वेश्चन, जिसको फॉर्मूला आता है उसको क्वेश्चन बनेगा। समझ में आया? जिसको फॉर्मूला रटा रटाया है उससे ये क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है क्या? ठीक, आगे बढ़े, बढ़ जाए आगे। हाँ बेटा बोल बोल बोल। लिख रही है? हाँ लिख लिख लिख। मैं तेरे को देख नहीं पाया, सॉरी। कहा बेटा? ये कैसे हुआ बेटा? मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं बच्चे? जैसे तेरे को मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकालना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकालना है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए लेना है, डिवाइड बाय एन टोटल करना है। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कितना था? 10, और टोटल कैसे निकलेगी? 10 और 4 इसके, तो 10/14। आई बात समझ में? तो नंबर ऑफ मोल्स को डायरेक्ट कर दे रही थी, है ना? मेरे को तो पता है ना, मैं तो जानता हूँ कि कौन कहाँ कैसे गलती करेगा। अभी मास दे दूंगा तो फिर मास का फ्रैक्शन निकालोगे तुम लोग, वो भी मेरे को पता है। नहीं नहीं विश्वास होता, अभी दिखाता हूँ ना तुम लोगों को। चलो लिखो, क्वेश्चन लिखो। $23 ऑफ मिथाइल अल्कोहल। हाँ, अरे मैं फिर 10,000 लिख दिए क्या? बेटा मेरे को शायद जरूरत 10,000 की ही है, 1,000 से काम नहीं चल रहा है मेरा। हाँ बेटा लिखो लिखो लिखो, बता रहा हूँ। इफ 16 g ऑफ मिथाइल अल्कोहल, 16 को मिटा दो, वो इथाइल अल्कोहल था। इफ 16 g ऑफ मिथाइल अल्कोहल, मिथाइल ठीक है, 16 g ऑफ मिथाइल अल्कोहल is mixed with 23 g of ethyl alcohol. If 16 g of methyl alcohol is mixed with 23 g of ethyl alcohol to form a binary solution, बाइनरी सॉल्यूशन मतलब एक सॉल्यूट एक सॉल्वेंट, ठीक है। देन कैलकुलेट
Then calculate partial pressure of methyl alcohol. Partial pressure of methyl alcohol, partial pressure of ethyl alcohol और P total और मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथाइल अल्कोहल तो तुम निकाल लोगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ पहले ही निकाल लोगे क्योंकि तुम जब ये सॉल्व करोगे तो तुमको ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। आपको अभी निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथाइल अल्कोहल इन वेपर फेज और आपको कैलकुलेट करना है मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइल अल्कोहल इन वेपर फेज। ये x और y में डिफरेंस क्या है? ये मोल फ्रैक्शन सॉल्यूशन का है और ये मोल फ्रैक्शन ये भी सॉल्यूशन का है, लेकिन ये लिक्विड फेज के सॉल्यूशन का है और ये गैसियस फेज के सॉल्यूशन का है। जिसको नहीं आता है, मैं पढ़ाया नहीं हूं अभी, भले दे दिया क्वेश्चन, ठीक है, जिसको आता है बना लो, जिसको नहीं आता है मैं पढ़ाऊंगा अभी। अच्छा P0A, हाँ भूल गया था, सॉरी, P0CH3OH, क्योंकि ये ऐसी चीज है ना बेटा कि ये हमेशा तुमको गिवन रहेगी, भगवान थोड़ी है जो कांस्टेंट को याद रख के जाएंगे, ठीक है। तो P0CH3OH मान लो 100 mm ऑफ Hg और P0C2H5OH जो है इथाइल अल्कोहल का 200 mm ऑफ Hg। हाँ 50, 100 और 150 और मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज, मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज वो तो तू निकाल सकते हैं ना, उम्मीद तेरे से की जा सकती है मेरे को। क्या बेटा? पी टोटल नहीं समझ में आ रही है? 1 2 3 4 5 मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइल अल्कोहल, मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइल अल्कोहल। ये x मतलब लिक्विड फेज में मोल फ्रैक्शन और y मतलब वेपर फेज में, गैसियस फेज में मोल फ्रैक्शन। सॉल्व करो सब लोग। हाँ आ गया? हाँ बेटा, मोल फ्रैक्शन अभी नहीं बताया हूं, वो मैं दे दिया कि कुछ लोगों को आता होगा, सीबीएसई में पढ़े थे, लेकिन अभी पढ़ा दूंगा मैं तुम्हें। दो 2000 बोलना, मैं तो 10,000 में जा रहा था, 1000 से। चलो देखो इधर बेटा, आपको क्या दिया है? वेट दिया है किसका? मिथाइल अल्कोहल का। कितना? 16 ग्राम। मोलर मास निकालोगे मिथाइल अल्कोहल का तो कितना आएगा? 32 ग्राम। आएगा कि नहीं आएगा? तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएंगे? 0.5 मोल। बेटा 16/32 0.5 पूरा नहीं लिखा हूं, मेरे को मत बोलना, इतना उम्मीद मैं कर सकता हूं। C2H5OH जो है वो कितना था? 23 ग्राम। मैं बच्चों के पूरे, हाँ समझ में आया ना, तुम्हारे लिए ही क्वेश्चन, तुमको ज्यादा तकलीफ मत हो, वैसे ही मैं क्वेश्चन तुम लोगों को देता हूं, लेकिन फिर भी तुम लोगों को मेरे से परेशानी होती है, मैं क्या करूंगा। ये भी 0.5, वो भी 0.5, तो मोल फ्रैक्शन अगर बराबर बराबर मोल्स रहेंगे तो मोल फ्रैक्शन 0.5, लेकिन फिर भी पूरा पूरा लिखने का मुझे आदेश है, मैं पूरा पूरा लिखूंगा, ठीक है क्या?
चलो देखो इधर, मोल फ्रैक्शन ऑफ CH3OH कितना हो जाएगा, 0.5 डिवाइडेड बाई 0.5 प्लस 0.5 इज इक्वल टू 0.5 डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू 0.5। बोलो समझ में आया कि नहीं? तू क्यों हंस रही है? मोल फ्रैक्शन ऑफ, बेटा देखो फ्रैक्शंस का सम हमेशा 1 होता है, यहाँ पे 2 कंपोनेंट है तो इनके फ्रैक्शन का सम भी क्या होगा, 1 होगा। तो एक 0.5 है तो दूसरा क्या हो जाएगा, 0.5। समझ में आया कि नहीं आया? पहले तुमको पार्शियल प्रेशर निकालना है मिथाइल अल्कोहल का, तो 100 इंटू 0.5 बोलो हाँ, तो कितना आ जाएगा, 50। अब एक बात बता, तू 200 कहां से लाई, मेरे को बता 200 कहां से लाई तू? अरे ये 100 को तू 200 बना दी, प्योर में 100 और मिक्सचर करने के बाद 200। क्या मतलब वो साधना करने चला गया था सॉल्यूशन कि शिव भगवान आके उसको? कॉमन सेंस लगाओ कि 100 से ज्यादा हो ही नहीं सकता है। हाँ 200 का क्या हो जाएगा, 100, क्योंकि इसका भी तो मोल फ्रैक्शन वही है। बोलो हाँ। ये भी हो गया क्या, 0.5 0.5, ये भी हो गया। पी टोटल कितना हो जाएगा, 50 और 100 150 हो गया ना। ये दोनों बचे हैं, इसको आगे पढ़ेंगे। अभी देखो हो गया ना। देखो बेटा ध्यान से, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर से 2 चीजें हमको समझ में आती है। देखो ये जैसे तुम्हारा सॉल्यूशन है, तो सॉल्यूशन में कितना कितना अमाउंट प्रेजेंट है, तो जो भी कंपोनेंट्स होंगे उसका उनका तुम मोल फ्रैक्शन निकाल लोगे ना, निकाल लोगे ना। तो जो सॉल्यूशन का जो मोल फ्रैक्शन है उसी से हमारा पार्शियल प्रेशर निकलता है। मतलब पीए कैसे निकालोगे, पी नॉट ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, और पीबी से क्या निकलेगा बेटा, पी नॉट बी इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। बात समझ में आई क्या? अब दोनों को जोड़ोगे तो पी टोटल आ जाएगा क्या, बोलो हाँ। तो पी ए प्लस पीबी करोगे तो पी टोटल आ जाएगा, या पी नॉट ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए करोगे प्लस पी नॉट बी इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी करोगे तो पी टोटल आ जाएगा, बोलो हाँ। अब हम लोगों को ना बेटा डाल्टन क्या बताए हैं, देखो ये सॉल्यूशन से हमको इसके ऊपर ए के भी मॉलिक्यूल्स मिलेंगे और बी के भी मिलेंगे। समझ में आया क्या? तो एक्चुअल में हमारे पास एक सॉल्यूशन नहीं है, हमारे पास 2 सॉल्यूशन रहता है। एक सॉल्यूशन गैसियस सॉल्यूशन होता है, वेपर्स में ए के भी वेपर और बी के भी वेपर, दोनों सॉल्यूशन के ऊपर प्रेजेंट है कि नहीं है। तो इनका भी तो सॉल्यूशन बनाना, तो अगर इनका सॉल्यूशन बना तो इनका भी तो मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट किया जा सकता है ना, हाँ कि नहीं? समझ में आया क्या बोला मैं? पी ले पहले तो पानी। समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा बेटा अगर कोई गैसियस मिक्सचर होगा ना, जैसे यहाँ पे ए के भी मॉलिक्यूल्स हैं, बी के भी मॉलिक्यूल्स हैं, समझ में आया? और तुमको अगर ए का पार्शियल प्रेशर और बी का पार्शियल प्रेशर दोनों पता है, तो तुम यहाँ पे क्या कैलकुलेट कर सकते हो, ये कौन से गैसेज हैं, ए गैस और बी गैस। यहाँ पे अगर तुमको पीए और पीबी पता है तो तुम यहाँ पे ए का मोल फ्रैक्शन कितना है वो कैलकुलेट कर सकते हो। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन गैसियस फेज इज इक्वल टू पीए बाय पी टोटल, और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन गैसियस फेज इज इक्वल टू पीबी बाय पी टोटल। अब तुमको लगेगा ये कोई बहुत बड़ी चीज है, नहीं सुनो, जब हम लोग काइनेटिक मॉडल पढ़ते हैं ना स्टेट्स ऑफ मैटर में, तो हम दुनिया की सारी गैसेस को एज्यूम कर लेते हैं एक ही जैसे छोटे छोटे स्फीयर वाले मॉलिक्यूल्स। समझ में आया? अब कोई भी जो प्रेशर है ना बेटा, अगर किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस पे डिपेंड करता है, साइज पे डिपेंड नहीं करता, मास पे डिपेंड नहीं करता। किस पे डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है, नंबर, कितने मॉलिक्यूल्स हैं, तो नंबर पे करता है तो किस पे करेगा, मोल फ्रैक्शन पे करेगा। समझ में आया? तो पीए किसके प्रोपोर्शनल बेटा, मोल फ्रैक्शन के प्रोपोर्शनल। देखो
पीए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, कि जितना ज्यादा मोल फ्रैक्शन होगा किसी गैस का मिक्सचर में उतना ज्यादा उसका पार्शियल प्रेशर होगा। यहाँ पे 100 मॉलिक्यूल, एक बार बताओ, 100 मॉलिक्यूल ए के रखे हुए हैं और 50 मॉलिक्यूल बी के रखे हुए हैं, तो भाई तो ए का पार्शियल प्रेशर ज्यादा आएगा ना बी से, जस्ट डबल आएगा ना, बोलो हाँ कि नहीं। तो वही चीज यहां पे है कि मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा पार्शियल प्रेशर, और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। तो इक्वल करूंगा तो कांस्टेंट क्या लगेगा, पी टोटल, बोलो हाँ। तो यही चीज ना बेटा यहाँ पी ए बाय पी टोटल इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए लिख दिया हूं। बाकी जो डिटेल है ना कि प्रूफ करने वाला पार्ट, ये मैं तुमको स्टेट्स ऑफ मैटर में पढ़ाऊंगा, ठीक है क्या। अभी बस तुम लोगों को समझ में आया ना कि कोई बहुत बड़ी चीज आया कि नहीं आया, इसको नहीं आया हाथ ऊपर करो, आया कि नहीं आया, आ गया। लक्ष्य क्या दिक्कत है, कोई समस्या है तेरे को बता, अभी सॉर्ट आउट करूंगा, अभी के अभी। सिंघम बन के, क्या सिकड़े, क्या था वो, जयकांत सिकड़े बन के, अभी के अभी, ठीक है। तो अगर आपको, आपने देखो हमेशा देखो बेटा, सबसे पहले सॉल्यूशन के मोल फ्रैक्शन की हेल्प से आप पार्शियल प्रेशर निकाल लोगे, तो आपको पीए और पीबी पता रहेगा, और पीए और पीबी पता रहेगा तो पी टोटल पता रहेगा, तो आप मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट निकाल सकते हो इन गैसियस फेज। तो वाई ए कैसे निकालूंगा बेटा, पीए कितना था बेटा 50 था क्या, और पी टोटल कितना था 150 था क्या, तो 1/3 1/3, और जब वाई ए 1/3 है तो वाई भी डेफिनेटली 2/3 होगा, क्योंकि दोनों का सम। लेकिन हम वैसा नहीं करेंगे, हम 100/150 लिखेंगे, सभी की भावनाओं का सम्मान करेंगे, 1/3 2/3। समझ में आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया। तो अगर आपको किसी भी गैसियस मिक्सचर में मोल फ्रैक्शन पता है, या आपको इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल प्रेशर पता है, इंडिविजुअल प्रेशर पता है तो आप मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हो, मोल फ्रैक्शन पता है तो इंडिविजुअल प्रेशर निकाल सकते हो। किसकी हेल्प से, ये वाले एक्सप्रेशन की हेल्प से। ये बात तुमको समझ में आई कि नहीं आई, बोलो, अरे आई कि नहीं आई, आई कि नहीं आई, बोलो जल्दी बोलो, आ गई सबको, सबको आ गई। कोई दुखी आत्मा जिससे नहीं बनता है, मैं जो थोड़ा जाके बाहर रोना चाहता है रो सकता है। हाँ कौन प्रेशर है, वाई प्रेशर है, पीए प्रेशर है, मोल फ्रैक्शन है, मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन, ठीक है। जितना ज्यादा मोल फ्रैक्शन होगा उतना ज्यादा प्रेशर होगा, यहाँ पे लिखा था जितना ज्यादा मोल फ्रैक्शन होगा उतना ज्यादा प्रेशर होगा, जितना ज्यादा मोल फ्रैक्शन बी का होगा उतना ज्यादा पार्शियल प्रेशर बी का होगा। और कुछ, और कोई परेशानी दुख समस्या है तो बताओ। हाँ नहीं नहीं, वो बोलेगा मोल फ्रैक्शन ऑफ गैसियस फेज, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट इन गैसियस फेज, ऐसा टाइप का क्वेश्चन पूछेगा, मैं करवाऊंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। और बोलो, और कोई समस्या यहां तक किसी को नहीं, चलो आगे बढ़ जाऊं। हाँ हाँ लिख लो लिख लो, मैं लिखता हूं बेटा पूरा, तुम लोग टेंशन मत लो। देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं, तुम लोग इसको, इतना दिख जाएगा ना तुम लोगों को, दिख जाएगा ना, चलो। जो बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं वो यहाँ पे देखो, जब ये लिखा रहेगा तो पढ़ना मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए इन लिक्विड फेस,
मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी इन लिक्विड फेज, मोल फ्रैक्शन of component A in gaseous phase, mole fraction of component B in अब जब तुम पीए कैलकुलेट करते हो तो तुमको जरूरत पड़ती है सॉल्यूशन में जो मोल फ्रैक्शन है, मतलब लिक्विड फेज में जो मोल फ्रैक्शन है कंपोनेंट का उसकी। जैसे पीवी निकालने के लिए तुमको वाई बी की जरूरत नहीं पड़ती बेटा, तुमको मोल फ्रैक्शन ऑफ बी की जरूरत पड़ती है, लिक्विड फेज वाले की जरूरत पड़ती है। समझ में आया? मतलब इन दोनों की जरूरत पड़ती है, या तो इसकी या तो इसकी। समझ में आ रहा है क्या? बोलो कोई और कहीं कंफ्यूजन है क्या? बोलो। नहीं है? पक्का? हो गया क्या सबका? लिखो 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 लिखो। हो गया? बैठ ही जाता हूँ आराम, थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ। हो गया? हो गया? बढ़ जाऊं आगे? चलो अब ना बेटा ये जो पी टोटल है ना, ये क्या था? पी टोटल इज इक्वल टू पी ए और पीबी का जो सम होगा, क्योंकि देखो सॉल्यूशन में जो भी हम लोगों को प्रॉब्लम्स मिलेंगी वो 99.99% प्रॉब्लम्स बाइनरी सॉल्यूशन की होगी, ए और बी, बस कभी सी नहीं देखोगे तुम। आ भी जाएगा तो बना लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो पी ए क्या होता है? पी नॉट ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, और पीबी क्या होता है बेटा? पी नॉट बी इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। और हम लोग ये जानते हैं
कि अगर बाइनरी सॉल्यूशन होगा, बाइनरी सॉल्यूशन होगा तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी का सम क्या होगा, 1 होगा। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज इक्वल टू आप लिख सकते हो 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी लिख सकते हो 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। कर सकते हो ऐसा। तो देखो यहाँ पे मैं या तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए के टर्म्स में पूरे पी टोटल के एक्सप्रेशन को लिख सकता हूं, या तो मैं मोल फ्रैक्शन ऑफ बी के टर्म्स में लिख सकता हूं। ठीक है, पहले मैं मोल फ्रैक्शन ऑफ ए के टर्म्स में लिख लेता हूं। देखो पी नॉट ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस पी नॉट बी। मोल फ्रैक्शन ऑफ बी को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। तो ये हो जाएगा पी नॉट ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस पी नॉट बी माइनस पी नॉट बी इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। इसको रीअरेंज करके ऐसा लिख सकते हैं बेटा, पी नॉट बी को सामने लिख लिए प्लस पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। आई बात समझ में? आई कि नहीं आई? यहां से नहीं आई क्या तुम लोगों को? भाई कोई है क्या जिसको यहां से नहीं आई बात समझ में? पी नॉट बी को सामने लिख लिया, यहाँ पे भी मोल फ्रैक्शन ऑफ ए है, यहाँ पे भी है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए को कॉमन ले लिया और पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी कर लिया। कोई है क्या समस्या वाला बच्चा? आ गया? जैसे मैंने अभी पूरे एक्सप्रेशन को, पी टोटल के ये पूरे एक्सप्रेशन को मोल फ्रैक्शन ऑफ ए के टर्म्स में लिखा, वैसे ही मैं चाहूं तो बी के टर्म्स में, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी के टर्म्स में भी लिख सकता हूं। कैसे? देखो यहां से तो सिस्टमेटिक वही रहेगा बेटा। यहां पे देखो पी नॉट ए को एज इट इज लिख लिया, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए को 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी लिख लिया, प्लस पी नॉट बी लिख लिया और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी लिख लिया। पी नॉट ए 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी प्लस पी नॉट बी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। ठीक है क्या? पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी प्लस पी नॉट बी इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। पी नॉट ए कॉमन ले लिया बेटा, ए सॉरी पी नॉट ए ले लिया और यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कॉमन ले लिया, तो ये हो जाएगा पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए, और ये क्या हो गया बेटा, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। अब एक चीज ये है बेटा कि आप इसको कितना भी रट लो, आप इसके क्वेश्चंस बनाओगे तो कंफ्यूज रहोगे, कहाँ पे मैं बी लगाऊं कहाँ ए लगाऊं। जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूं, आप एक काम करो, आपके पास एक सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन ऑफ CH3OH and C2H5OH, या आपके पास सॉल्यूशन है बेंजीन और टोल्यूइन का। आपको यहां पे पी टोटल बताना है इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथाइल अल्कोहल, और यहां पे बताना है इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ टोल्यूइन। तो आप इसको देखते रहोगे, फिर कभी नहीं ए यहाँ, फिर बी वहां, फिर कंफ्यूज रहोगे कि कहाँ मैं बी किसको लूं ए किसको लूं, और ले लूं तो फिर क्या करूं, क्योंकि आप इसको रट सकते हो, बाकी कंफ्यूजन तो रहेगा ही। तो मैं आपको बताता हूं कि यहाँ पे इसको याद कैसे करना है आपको। उसके बाद वो आप हर कोई भी दो अलग अलग सॉल्यूशन आएगा ना, तो उसको आप पी टोटल लिख सकते हो। सबसे पहले आप लीड किसको देना चाहते हो? आप मोल फ्रैक्शन ऑफ ए के टर्म्स में लिखना चाहते हो कि मोल फ्रैक्शन ऑफ बी के टर्म्स में लिखना चाहते हो? पहले ए। जैसे मैं मोल फ्रैक्शन ऑफ ए के टर्म्स में लिखना चाहता हूं ना, एक मिनट रुकना, जैसे मैं मान लो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए के टर्म्स में लिखना चाहता हूं ना, तो मैं सबसे पहले क्या लिखूंगा बेटा, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। क्या लिखूंगा? सबसे पहले क्या लिखूंगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। अब क्योंकि मैंने लीड मोल फ्रैक्शन ऑफ ए को दी है ना, तो मैं यहां पे करूंगा पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी। क्योंकि मैं ए के टर्म्स में लिखा तो मैं ए से बी को माइनस कर दूंगा, और क्योंकि अभी तक मैं लीड किसको दे रहा था, ए को, अब मैं लीड दे दूंगा पी नॉट बी। समझ में आया? देखो फिर से पकड़ो, अब मैं मोल फ्रैक्शन ऑफ बी के टर्म्स में लिखता हूं। मैंने मोल फ्रैक्शन ऑफ बी लिखा, अब मैं पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए कर लूंगा और मैं प्लस कर लूंगा पी नॉट ए।
वही आया है, ऊपर देख लो, वही आया ना, बी के टर्म्स में ये आया है, सॉरी ए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए के टर्म्स में ये आया है और बी के टर्म्स में ये आया है। आया है कि नहीं आया है? आया है कि नहीं आया है? तो कंफ्यूज नहीं होगे बेटा इस तरीके से। आपको जिसके टर्म्स में लिखना है ना, मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में लिखना है, उसको लिखो, फिर उसके पार्शियल प्रेशर से दूसरे वाले के पार्शियल प्रेशर को माइनस करके मल्टीप्लाई कर दो। अब तुम जिसको लीड नहीं दे रहे थे ना अभी तक, उसको उसके प्रेशर को ऐड कर दो। समझ में आया? जैसे और मैं एक एग्जांपल करवाता हूं, अभी ये तुमको मिथाइल अल्कोहल और इथाइल अल्कोहल का करवाता हूं। जैसे मेरे पास सॉल्यूशन है बेटा मिथाइल अल्कोहल और इथाइल अल्कोहल का, और मैं चाहता हूं कि मैं किसके मोल फ्रैक्शन के हिसाब से लिखूं, जल्दी बोलो। हैं? अरे क्या बाहर जगह एक चिपकाते तुम लोग, मतलब आदमी वहीं का वहीं है। किसके टर्म्स में लिखूं? तो मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथाइल अल्कोहल बोलो हाँ, क्योंकि मैंने मोल फ्रैक्शन मिथाइल अल्कोहल के टर्म्स में लिखा, तो पी नॉट किसका? मिथाइल अल्कोहल का, माइनस पी नॉट किसका? इथाइल अल्कोहल का। समझ में आया? तो प्लस किसका कर दूंगा? इथाइल अल्कोहल को। आई बात समझ में बेटा? अगर मेरे को मोल फ्रैक्शन किसके टर्म्स में लेना है? इथाइल अल्कोहल के टर्म्स में लेना है, तो मैं पी नॉट क्या लूंगा? इथाइल अल्कोहल लूंगा, और उसको किससे माइनस करूंगा बेटा? मिथाइल अल्कोहल से, और मैं किसको ऐड कर दूंगा? आई बेटा बात समझ में? तो अब क्या है, सीक्वेंस पकड़ लोगे ना तो फिर रटने की जरूरत नहीं, आप इसको कहीं पे भी चिपका सकते हो। चलो, अगर मैं मोल बेंजीन और टोल्यूइन का सॉल्यूशन है और मैं मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन के टर्म्स में लेना चाहता हूं, तो मैं पी नॉट बी से पी नॉट टी क्या करूंगा? माइनस करूंगा, और पी नॉट टी को क्या कर दूंगा बेटा? ऐड कर दूंगा। अगर मैं मोल फ्रैक्शन ऑफ टोल्यूइन के रेस्पेक्ट में लेना चाहता हूं, तो पी नॉट टी माइनस पी नॉट बी, और क्या कर दूंगा? पी नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? आई बेटा बात समझ में? क्वेश्चन लिखोगे एक? लिखो, हाँ इसको पहले लिख लो फिर क्वेश्चन लिख लेना। हाँ बेटा, ये सब पी टोटल का ही एक्सप्रेशन है बेटा, अलग अलग सॉल्यूशन के लिए। आई बात समझ में? देख सुन, जैसे मेरे को ए और बी दिया रहेगा, तो मुझे पता है कि पी ए प्लस पी बी, मुझे पता है कि पी ए मतलब पी नॉट इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, पी बी मतलब पी नॉट बी इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। लेकिन उन्हीं के सम को, उसी के रिजल्ट को मैं या तो सिर्फ मोल फ्रैक्शन ऑफ ए के टर्म्स में लिख सकता हूं, या तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी के टर्म्स में लिख सकता हूं। लेकिन हर बार तुम्हारे क्वेश्चन में ए और बी थोड़ी दिया रहेगा। कभी तुमको इथाइल अल्कोहल और मिथाइल अल्कोहल देगा, कभी तुमको बेंजीन बेंजीन टोल्यूइन देगा, कभी तुमको ब्रोमो इथेन और क्लोरो इथेन देगा। तो उनके सॉल्यूशन पे तुमको ए और बी तुम रट के जाओगे तो तुम उसको सब्स्टिट्यूट करने में तुमको थोड़ा सा दिक्कत होगा, तुम इसको वहां उसको वहां पुट करोगे, तुम ए किसको लेना है बी किसको लेना है कंफ्यूज रहोगे। इसीलिए मैंने तुमको ये सिखाया कि सेम एक्सप्रेशन को अलग अलग सॉल्यूशन के लिए कैसे अप्लाई किया जा सकता है। समझ में आया? अगर तुमको कोई सॉल्यूशन में पी टोटल का एक्सप्रेशन दिया है और तुम चाहते हो कि मिथाइल अल्कोहल के मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में लिखो, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथाइल अल्कोहल, फिर पी नॉट मिथाइल अल्कोहल माइनस पी नॉट इथाइल अल्कोहल प्लस पी नॉट इथाइल अल्कोहल, ये पी टोटल का एक्सप्रेशन आ गया इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथाइल अल्कोहल। आई बात समझ में? तो इसमें क्या है, कंफ्यूज नहीं रहोगे, आंसर सही तुरंत लेके आ जाओगे, नहीं तो सोचने में जो समय लगेगा ना, उतने ही में कोई दो क्वेश्चन तुम लोगों से आगे बना के निकल लेगा आगे। समझ में आया क्या? आया क्या? बोलो, जल्दी लिख लो। हाँ बेटा, नीचे वाला ऊपर वाला, ये वाला इधर वाला बेंजीन और टोल्यूइन का है, तो वो बी नहीं है, वो ये बेंजीन का बी है। समझ में आया? तो बेंजीन के लिए बी ले लिए और टोल्यूइन के लिए क्या ले लिए? टी। अब तू क्या चाहती है बेटा, टोल्यूइन के मोल फ्रैक्शन के रेस्पेक्ट में बताऊं कि बेंजीन के मोल फ्रैक्शन के रेस्पेक्ट में बताऊं? बेंजीन,
तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, अब क्योंकि मैं मोल फ्रैक्शन बी के रेस्पेक्ट में लिया हूं तो पी नॉट बी माइनस पी नॉट टी, और अभी तक लीड किसको दे रहा था, बी को, अब किसको दूंगा? हाँ हाँ, बोलना बोलना बोलना। हाँ, अलग अलग सॉल्यूशन हो सकता है ना बेटा, तब आप उन सॉल्यूशन के लिए किसी एक के मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में कैसे लिखोगे? तो उसके लिए मैं आपको एक जो सीक्वेंस में पकड़ लिया हूं ना, उसी को अप्लाई करना सिखा रहा हूं। समझ में आया? आया? अगर लिख लिए हो तो बताओ, अभी भी बच्चे हैं। मैं तेरे को देख रहा था कि तू लिखी है कि नहीं लिखी है, फिर पता चला कि गायब हो गई है तू, और दिख भी नहीं रही थी मेरे को, तो तू नींद आ रही है तो तू सामने बैठ जाया कर, इधर बैठ जाया कर बेटा। वो ऐसा तिरछा देख देख के ना गड़बड़ है पूरा। लिख ली कि नहीं लिखी है? लिख ली? हाँ चलो लिख ली भाई वो है। अब मैं समय नहीं दे पाऊंगा, अब मैं तुम लोगों को समय नहीं दे पाऊंगा, उसी के लिए समय हो सकता है, उसको बोला करो धीरे लिखे हो। क्वेश्चन लिखो बेटा, एक ठोक क्वेश्चन लिखो। अ बाइनरी सॉल्यूशन ऑफ मिथाइल अल्कोहल, a binary solution of methyl alcohol, a binary solution of methyl alcohol and ethyl alcohol, a binary solution of methyl alcohol and ethyl alcohol has the expression of total pressure, has the expression of total pressure, has the expression of total pressure Pt is equal to 120 into mole fraction of methyl alcohol plus 230. Calculate P naught CH3OH, P naught C2H5OH. आंसर आ गया है तो चुप रहना, बिल्कुल नहीं बोलना। अब किसको किसको लग रहा है कि ये अधूरा क्वेश्चन है, इसमें और कुछ दिए रहता? अच्छा, किससे किससे बन जाएगा, हाथ ऊपर करो। वेरी गुड, जल्दी बनाओ। बात करोगे सब सुनाई देगा।
ए और बी कंफ्यूज कर ये सिंपल सर्कल है। चलो तो देखो इधर, अगर तुम ए और बी लेके सॉल्व करते तो तुम कंफ्यूज रहते किसको ए लूं किसको बी लूं, और दिमाग आगे बढ़ते जाता, सॉल्व नहीं होता। इसीलिए मैं तुमको सिखाया हूँ बेटा, कहीं पे कोई देखो यहाँ पे सिर्फ मिथाइल अल्कोहल है ना, ये मिथाइल अल्कोहल और इथाइल अल्कोहल का मिक्सचर है ना, तो और तुमको एक्सप्रेशन पी टोटल का किसके रेस्पेक्ट में चाहिए, मिथाइल अल्कोहल के रेस्पेक्ट। तो देखो याद करो मैं क्या सिखाया, मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथाइल अल्कोहल, तो पी नॉट मिथाइल अल्कोहल माइनस पी नॉट इथाइल अल्कोहल, बोलो हाँ, प्लस पी नॉट इथाइल अल्कोहल, बोलो हाँ। ये पी टोटल का एक्सप्रेशन है, अरे है कि नहीं है, और ऊपर भी पी टोटल का एक्सप्रेशन है, बोलो हाँ, अरे बोलो हाँ। कांस्टेंट, ये कांस्टेंट रहता है क्या किसी टेम्परेचर टी पे, रहता है कि तो कांस्टेंट को यहाँ पे 230 लिख दो, प्लस ये वैल्यू कितनी है 120 लिख दो, और इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ CH3OH कर दो, बोलो हाँ। ये इसके साथ कंपेयर करोगे तो P0 C2H5OH कितना आएगा, और P0 CH3OH प्लस P0 C2H5OH इज इक्वल टू कितना होगा 120, जिसमें कि तुम जानते हो कि ये 230 है, बोलो हाँ। तो भाई आरिस बेटा गलत है, वन ट्वेंटी प्लस 230, इसका डिफरेंस 120 है और ये 230 है, किस वैल्यू में 230 में माइनस करूं जिससे कि 120 है, 350 में 230 माइनस करूंगा तब 120 है। समझ में आया। अब कौन कौन इस मेथड से सॉल्व कर रहे थे बताओ, लेकिन मैं चाहता ही नहीं कि इस मेथड से कोई बच्चा सॉल्व करे, क्योंकि ये तो कोई भी कर सकता है। डायरेक्ट सॉल्व कर रही थी कैसे, नहीं नहीं वो सही बोल रही है हाँ, C2H5 P0 C2H5OH तेरा 230 सीधे आ गया था, बहुत बढ़िया। और तो ऐड कर रही थी, ये जो मेथड है ये सिर्फ कंपैरिजन का मेथड है, क्योंकि ये कोई भी नॉर्मल जो बच्चा है ना बेटा, वो अभी मैं पढ़ाया, एक बार बताओ पिछली स्लाइड में इतना जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के ऐसे पढ़ाया, और अगली स्लाइड में क्वेश्चन दे दिया, और तुम सोच रहे हो कि कंपैरिजन करके हम लोग तोप हो गए, हम लोगों को बहुत आता है, समझ में आया, कोई भी कर ले, सोचना है। देखो आप जब तक सोचोगे नहीं फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चंस बनेंगे, समझ में आया क्या, समझ में आया क्या। जितना ज्यादा विजुलाइज कर सकते हो उतना ज्यादा विजुलाइज करो, अगर विजुलाइज करना नहीं आता है तो क्वेश्चन बनाओ, नए नए क्वेश्चन बनाओ, उसके बारे में सोचो, सोचते रहो, तब तक उसको पकड़े रहो जब तक वो क्वेश्चन बन नहीं जाता, समझ में आया क्या, तब क्वेश्चन बनने लगेंगे, नहीं तो क्वेश्चन नहीं बनेंगे, मेरे को मत बोलना।
समझ में आया क्या? आया क्या? अब देखो एक बात बताओ, अभी मैं तुम लोगों को आधा अधूरा सॉल्यूशन पढ़ाया हूँ क्या? पूरा ही पढ़ाया हूँ। तुमने असली में क्वेश्चन को सोचने का प्रयास नहीं किया है। वो जो बच्ची है वो थोड़ा बहुत सोच रही है, भले अपने रिजल्ट तक नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन वो कोशिश करी है थोड़ा बहुत। चलो देखो, एक बात बताओ, ये तो तुम्हारा रिजल्ट, इसमें तो ये सबको समझ में आ गया कि नहीं है? बताओ कि इसमें भी किसी की दिक्कत है? मैंने रिलेट कर दिया, पिछली स्लाइड में जो पढ़ा यहाँ आके क्या कर दिया, मैं रिलेट कर। अब मैं इसको मिटा देता हूं। अब मेरे को एक बात बताओ कि अगर तुम्हारा सॉल्यूशन है इथाइल अल्कोहल और मिथाइल अल्कोहल, ये सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन ऑफ, कोई बोल रहा है इथाइल अल्कोहल और मिथाइल अल्कोहल, और उसमें कोई लिमिटेशन नहीं है, बोल रहा है पी टोटल का एक्सप्रेशन क्या है? पी टोटल का एक्सप्रेशन है 120 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथाइल अल्कोहल प्लस 230। इसमें कोई लिमिटेशन दे रखी है क्या? नोट करके, नोट यहाँ पे नहीं लगा सकते उसको, ऐसा कुछ दिया है क्या? दिया है क्या? नहीं दिया। मतलब हर कंडीशन में तुमको पी टोटल यही एक्सप्रेशन देने वाला, ठीक है? अब एक बात बताओ, अगर तुम्हारे सॉल्यूशन में मैं बोलता हूँ केस 1, मेरा मन कर रहा है कि यहाँ पे मैं मिथाइल अल्कोहल का मोल फ्रैक्शन पढ़ूं। मिथाइल अल्कोहल का मोल फ्रैक्शन 1 लेने का मतलब तुम लोग समझते हो क्या? कि मिथाइल अल्कोहल ही है वहां पे, इथाइल अल्कोहल है ही नहीं। तो जो पी टोटल आएगा वो मिथाइल अल्कोहल का पी नॉट रहेगा, बोलो हाँ। इसको मैं 1 ले लूंगा तो पी टोटल पी नॉट CH3OH होगा कि नहीं होगा? बताओ, तुम लोग एग्री करते हो कि नहीं करते हो? जब मोल फ्रैक्शन क्या होगा, मिथाइल अल्कोहल का 1 होगा, तब उस सॉल्यूशन में इथाइल अल्कोहल है ही नहीं, तो पी टोटल जो होगा वो पी नॉट CH3OH बताएगा कि नहीं बताएगा? 120 into 1 plus 230, 350। कोई अरेंजमेंट करने की जरूरत ही नहीं, उसको इसके साथ चिपकाओ, उसको उसके साथ। अब मेरा मन कर रहा है कि मैं केस 2 ये मानूंगा कि मेरे इस सॉल्यूशन में मैं मिथाइल अल्कोहल का मोल फ्रैक्शन 0 लूंगा, मतलब अब मिथाइल अल्कोहल है ही नहीं, तो सॉल्यूशन में सिर्फ क्या बचा? तो पी टोटल किसका बताएगा? किसका बताएगा? अरे किसका बताएगा? तो देखो ये 0 ले लिए, ये खत्म, क्या बचा? कहाँ लगे हो भाई? दिमाग लगाओ, क्वेश्चन बनेगा। वो सॉल्व भी नहीं करेगा बच्चा, वो देखेगा मोल फ्रैक्शन 0 करो, ऑप्शन क्या दिया है? 230 काट 2। आई बात समझ में? तो सोचोगे तो बनेगा बेटा, सोचना पड़ता है यार, सोचो सोचो सोचो, जितना सोच सकते हो, जितना विजुलाइज कर सकते हो चीजों को, उतना करो। और मैं तुमको बता रहा हूँ कि तुम सब बहुत अच्छा कर सकते हो, प्रॉब्लम ये है कि तुम सोचते ही नहीं हो। ये ऐसे बनता है, इसको ऐसे बना। समझ में आया क्या बच्चों? बोलो बेटा, पहला मेथड ज्यादा इजी कि दूसरा? लेकिन जब पहला बताया तो वो भी अच्छा लगा था, लेकिन दूसरे में क्या लगता है, तुरंत दिमाग लगाओ और आंसर निकालो, इसलिए दूसरा ज्यादा इजी। सिर्फ जरूरत पड़ेगी दिमाग थोड़े से। आई बच्चों बात समझ में? कोई तकलीफ नहीं है? और पढ़ेंगे? हो गया आज का कोटा खत्म? ये तो बोल रही थी लेकिन अब सर आधा घंटा और पढ़ाना है करके, तो मैं बात तो बोली थी ना। ठीक है, चलो ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्लास में अपन मॉड्यूल मॉड्यूल किसको किसको मिल गई? अच्छा मॉड्यूल आई नहीं है अभी, हाँ हाँ ठीक है ठीक है, मॉड्यूल आ रही है बेटा, पहुंच जाएगी 1-2 दिन में। ठीक है, मॉड्यूल के क्वेश्चंस करवाऊंगा बेटा पूरे, है ना?
मोल कंसेप्ट का डीपीपी दिया हूं, आज एक डीपीपी और आएगी, और जो डीपीपी मैं दे दिया हूं उसका आंसर की भी आज ही शाम तक भेज दूंगा बेटा मैं, ठीक है। बाकी क्वेश्चंस बना रहे हो ना तुम लोग, किसके किसके क्वेश्चंस नहीं बन रहे? देखो एनसीईआरटी पढ़ लो पहले, एनसीईआरटी के भी इंटेक्स टेक्स्ट क्वेश्चन पूरे बनने चाहिए, ठीक है। मैं आज डीपीपी और एक भेज दे रहा हूं, उसको सॉल्व करो पूरा एक साथ, फिर मेरे को बताना, फिर एक क्लास लेके जो भी डाउट्स रहेगा उसको अपन क्लियर करवा लेंगे, ठीक है। क्या समझ में आया कि हाँ? अच्छा, हेनरीज लॉ का ना, चलो करवा देता हूं मैं, रुक जाओ। क्वेश्चन लिखो। Dinitrogen gas is bubble through water. Dinitrogen gas is bubble through water at 293 Kelvin. At 293 Kelvin. And the partial pressure of dinitrogen. Dinitrogen gas is bubble through water at 293 Kelvin. Dinitrogen gas is bubble through water at 293 Kelvin. And the partial pressure of dinitrogen is, and the partial pressure of dinitrogen is 0.987 bar. 0.987 bar. 0.987 bar. If the Henry's law constant, if the Henry's law constant for dinitrogen, if the Henry's law constant for dinitrogen at 293 Kelvin is 76.48 kilobar, 76.48 kilobar, then the number of millimoles, then the number of millimoles of dinitrogen, then the number of millimoles of dinitrogen gas that will dissolve in water, that will dissolve in water, that will dissolve in 1 liter of water. लिख लो बेटा, dissolve in 1 liter of water at 293 Kelvin is, कैलकुलेट करना है तुम लोगों को। Dinitrogen gas is bubble through water at 293 Kelvin and the partial pressure of dinitrogen is 0.987 bar. If the Henry's law constant for dinitrogen at 293 Kelvin is 76.48 kilobar, then the number of millimoles of dinitrogen gas that will dissolve in 1 liter of water at 293 Kelvin is, आपको कैलकुलेट करना है कि कितने मिलीमोल्स ऑफ डाइनाइट्रोजन 1 लीटर वाटर में प्रेजेंट है। क्या हूं, बनाना है, लिख ली, चलो बनाओ। हो गया बेटा, क्वेश्चन सॉल्व, बनाओ, सॉल्व करो। अब आधे लोग भग हैं, ये क्वेश्चन है, सॉल्यूशन है, क्या है ये? तो लास्ट क्लास नहीं आई थी क्या? आई थी ना, तो फिर क्यों चेहरा लटका के बैठी? बना, जो नहीं आए थे उनको दिक्कत होगी। क्या सबसे पहले हेनरीज लॉ कांस्टेंट दिया है, हेनरीज लॉ बोल रहा है, मतलब सीधी सी बात है कि पीजी इज इक्वल टू के एच एक्स जी। 0.0132 याद है क्या तेरे को? अभी बनाया,
0.076 के आसपास मेरे को याद है, 0.716 आता है बेटा इसका आंसर। ठीक है, देखो सुनो, ये बहुत लेंदी प्रोसेस है। एनसीईआरटी के जितने क्वेश्चंस है ना बहुत लेंदी है। एग्जाम में आपको अप्रोच वही रखना है नीट के लिए, लेकिन बस आपकी कैलकुलेशंस बहुत इजी होती है। ये एनसीईआरटी का है इसलिए इसके कैलकुलेशंस थोड़े से लेंदी रहेंगे। ठीक है, देखो आपको हेनरीज लॉ कांस्टेंट दिया है, बोलो हाँ। क्या 76.48 किलो बार, बोलो हाँ। और पार्शियल प्रेशर दिया है 0.987 बार, बोलो हाँ। तो एक बार बताओ, तुमको डायनाइट्रोजन का पार्शियल प्रेशर दिया है, तुमको हेनरीज लॉ कांस्टेंट दिया है, तो क्या तुम इस पार्शियल प्रेशर पे डायनाइट्रोजन का मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हो सॉल्यूशन में, बोलो हाँ। हाँ कि नहीं, हाँ कि नहीं? अगर तुमको पार्शियल प्रेशर दिया है और हेनरीज लॉ कांस्टेंट दिया है तो तुम मोल फ्रैक्शन डायनाइट्रोजन का उस सॉल्यूशन में निकाल सकते हो। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ डायनाइट्रोजन निकाल लो बेटा, कितना 0.987 बार डिवाइडेड बाय 76.48 किलो बार, मतलब 10⁻³ बार। तो ये मोल फ्रैक्शन आ जाएगा क्या, आ जाएगा क्या? इसको मेरे को याद है बेटा कि इसका जो सॉल्यूशन है ना वो इतनी बार मैंने क्वेश्चन करवाया है 1.29 इंटू 10⁻⁻⁵। अब सुनो मेरी बात को, ध्यान से सुनना। 1 किलोमीटर कितना होता है पता है तुम लोगों को? 1 किलोमीटर मीन्स 1000 मीटर, 10⁻³ मीटर। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर, मतलब इसी को तुम बोल सकते हो 10⁵ सेंटीमीटर। 1 किलोमीटर को सोचो और 1 सेंटीमीटर को सोचो। 1 सेंटीमीटर के रेस्पेक्ट में 1 किलोमीटर बहुत बड़ी वैल्यू होती है कि नहीं? 1 सेंटीमीटर के रेस्पेक्ट में 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर के सामने 1 सेंटीमीटर लगभग नेग्लिजिबल है कि नहीं है? है कि नहीं है बोलो? यहां पे भी तो वही है, 10⁻⁻⁵, है ना? अब मोल फ्रैक्शन ऑफ डायनाइट्रोजन क्या होता है बेटा, ध्यान से देखो। एक्चुअल में मोल फ्रैक्शन होता है, अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ डायनाइट्रोजन को मैं बहुत ध्यान से समझूंगा तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डायनाइट्रोजन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डायनाइट्रोजन प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O। और इसकी वैल्यू क्या आई है 1.29 इंटू 10⁻⁻⁵। ये वैल्यू इतनी छोटी है, उससे मैं ये समझ सकता हूं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O के सामने ये वैल्यू क्या है, लगभग 0। समझ में आया क्या? मतलब नंबर, ये मोल फ्रैक्शन इतना कम है, इतना कम है। सुनो, अगर मैं मोल फ्रैक्शन 0.1 बोलता हूं, इसका मतलब तुमको पता है कि टोटल 10 मोल है ना, तो उसमें से 1 मोल उस गैस का है। अभी भी 10 और 1 में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर मैं 0.01 बोलता हूं तो 100 मोल आप निकालोगे सॉल्यूशन का, तो उसमें से 1 मोल क्या निकलेगा, गैस का। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं बेटा 0.001, तो तुम 1000 मोल निकाल रहे हो, उसमें से 1 मोल मिल रहा है गैस का। अगर तुम इसको 10,000 मोल में 1 मोल गैस है, और अगर ये ऐसा है, इसका मतलब ये है 10⁻⁻⁵ है ना बेटा, ये 10⁻⁻⁴ है, ये 10⁻⁻³ है, ये 10⁻⁻² है। इसका मतलब कि कुछ 1,00,000 मोल्स होंगे, उसमें से 1 मोल तुम्हारा क्या रहेगा, गैस का रहेगा। समझ रहे हो? तो ये रेशियो, इससे तुमको क्या समझ में आया, इस डाटा को देख के क्या समझ में आया? इस डाटा को देख के मुझे ये समझ में आया कि डायनाइट्रोजन के जो मोल्स हैं वो बहुत 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 कम है H2O के मोल्स के रेस्पेक्ट में। ये बात तुमको समझ में आई कि नहीं? और अगर ऐसा है कि डायनाइट्रोजन के मोल्स H2O के मोल्स के रेस्पेक्ट में बहुत कम है, तो बेटा कैलकुलेशन हमको सिखाता है
कि डिनोमिनेटर में तुम इसको सम करके लो या तुम सीधे H2O ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसको तुम डाई नाइट्रोजन को ऐड करके लिखो या डाई नाइट्रोजन को ऐड मत करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं, बोलो हाँ। आई बेटा बात समझ में? अब एक बात बताओ, ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि 1 लीटर वाटर में कितने डायनाइट्रोजन के कितने मिलीमोल्स प्रेजेंट हैं। 1 लीटर वाटर में डायनाइट्रोजन के कितने मिलीमोल्स प्रेजेंट हैं, यही पूछ रहे हैं। तो एक बात बताओ, नॉर्मल ये जिस टेम्परेचर की बात कर रहा है 293 केल्विन, उसमें 1 लीटर वाटर जो है बेटा, 1 लीटर वाटर या जिसको मैं बोलूं 1000 ml वाटर, उसकी डेंसिटी लगभग 1 ग्राम पर ml होती है। अगर डेंसिटी 1 ग्राम पर ml होती है तो 1 लीटर या 1000 ml का मास कितना होगा पता है तुम लोगों को? कितना? 1000 ग्राम। अरे 1 ग्राम का 1 ml, 1 ml का 1 ग्राम, तो 1000 ml का कितना ग्राम? मतलब 1 लीटर वाटर मतलब 1000 ग्राम वाटर, और 1000 ग्राम वाटर मतलब कितने मोल्स? कितने मोल्स? 1000/18 मतलब 55.55 मोल्स ऑफ वाटर। तो मुझे कहीं ना कहीं 55.55 मोल्स ऑफ वाटर मतलब 1 लीटर वाटर, 1 लीटर वाटर में मुझे नंबर ऑफ मोल्स निकालना होगा। तो मैं यहाँ पे 55.55 रख दूंगा, तो मुझे इसके रेस्पेक्ट में कितने डायनाइट्रोजन के मोल्स हैं वो मिल जाएंगे। बोलो हाँ, बोलो हाँ, बोलो बच्चों। तो मैं क्या करता हूं बेटा, मैं ना यहाँ पे ये वाली जो वैल्यू है यहां पे मैं रख देता हूं 55.55, यहां पे रख देता हूं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डायनाइट्रोजन, यहां पे रख लेता हूं 1.29 इंटू 10 टू द पावर -5। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डायनाइट्रोजन आ जाएगा 1.29 इंटू 10 टू द पावर -5 इंटू 55.55। सॉल्व करेंगे बेटा तो 0. देखो ये 0. ये जब सॉल्व करोगे ना तुम तो मोल्स में आएंगे 0.0000716 मोल्स आएंगे। इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो 0.716, क्योंकि मिलीमोल में पूछा है ना बेटा, तो ये आंसर तुमको मिलेगा। तो देखो क्या क्या सोचना पड़ा हम लोगों को यहाँ पे। हम लोग सबसे पहले देखो, एक्चुअल में जिसको हेनरीज लॉ रटा हुआ है ना, वो तो इतना ही करेगा बस, उसके बाद उसकी गाड़ी खराब है, उसके बाद आगे नहीं बढ़ पाएगा। लेकिन सिंपल क्वेश्चन को जो एकदम शांति से पढ़ा है, और वो देखिए पढ़ तो हम सारी चीजें रहे, कन्वर्जन नहीं पढ़ेंगे, कन्वर्जन को भी तो सीखे है ना, इसको कैसे करना है क्या करना है। तो बेटा यहां से हमको मोल फ्रैक्शन समझ में आ गया। क्वेश्चन क्या था समझ में आ रहा है ना? क्वेश्चन में हेनरीज कांस्टेंट दिया था और तुमको पार्शियल प्रेशर दिया था और तुमको डाई नाइट्रोजन के मिलीमोल्स कैलकुलेट करने थे 1 लीटर वाटर में। मेरे को यहाँ से मोल फ्रैक्शन मिला, तो मेरे को मोल फ्रैक्शन मिला तो मैं बोला यार ये तो मोल फ्रैक्शन बहुत कम है यार, और बहुत कम है मतलब डाई नाइट्रोजन के मोल्स किसके रेस्पेक्ट में? वाटर के रेस्पेक्ट में बहुत कम होंगे। तो मैंने क्या किया, इसको लगभग, इसकी वैल्यू तुम बड़ी वैल्यू में छोटी वैल्यू को जोड़ो या मत जोड़ो, लगभग आंसर तो वही आएगा। तो मैंने इसमें नहीं जोड़ा, मैंने डायरेक्ट ले लिया। अब 1 लीटर वाटर मतलब कितना होता है, डेंसिटी 1 ग्राम पर ml होती है। तो मेरे को समझ में आ गया कि 55.55 मोल्स मतलब 1 लीटर वाटर। तो मैंने यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स 55.55 ले लिए, मतलब 1 लीटर वाटर में इसके रेस्पेक्ट में मुझे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डायनाइट्रोजन मिल गए, मैंने उसको मिलीमोल्स में निकाल लिया, तो आंसर आ गया। समझ में आ रहा है क्या बच्चों? बोलो बेटा, आया क्या? चलो नोट डाउन कर लो। ठीक है, बुक लेकिन रीड कर लेना बेटा, एनसीईआरटी एकदम जरूरी है। एनसीईआरटी अगर नहीं है तो आपके पास जो भी रेफरेंस है, मैं कोई फाउंडेशन नहीं है कि आपको यही पढ़ना, लेकिन आपको रीड एक बार करना है। रीड करने से बेटा विजुअलाइजेशन होता है ना, उससे स्ट्रेटेजी बनती है। क्वेश्चन क्यों नहीं बनते हैं फिजिकल केमिस्ट्री के? आप स्ट्रेटेजी नहीं बना पा रहे हो, इसलिए नहीं बन रहे।
स्ट्रेटेजी जिस दिन बनाने लग जाओगे क्वेश्चन बनने लग जाएंगे। ठीक है, तो रिदम बनाने के लिए जरूरी है और क्वेश्चन खूब प्रैक्टिस करो। अगर क्वेश्चन कम पढ़ते हैं तो मेरे से लो, गूगल से कहीं से भी लो, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करते रहना है। बिना क्वेश्चन, जो बच्चा क्वेश्चन कम सॉल्व करेगा उसकी स्ट्रेटेजी कम बनेगी, वो ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं रहेगा। हर एक टॉपिक से 50-60 क्वेश्चन खोज खोज के यहाँ से, अभी अपने पास टाइम है ना, अभी अपन स्टार्ट किए हैं ना, अपने को कोई हड़बड़ी नहीं है अभी, समझ में आया? तो तेरे पास बहन कोई बुक है, तेरे पास कोई बुक है, लो इधर लो, फोटो खींचो, मंगाओ, लेकिन क्वेश्चन हर एक टॉपिक से 50-60-70 जितने क्वेश्चन बना सकते हैं उतने बनाओ। एक बार रिदम बन गया और स्ट्रेटेजी बनने लग गई ना बेटा, कोई रोक नहीं सकता। समझ में आएगा?